नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे एडीओ की क्लास है, एमसीक्यूज की सीरीज है। ठीक है, इसमें टॉप 30 क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे एमसीक्यूज हैं। बहुत से क्वेश्चन आपको लगेंगे कि रिपीटेड हैं। हाँ, अगर रिपीटेड हैं, थोड़े से चेंज भी हो सकते हैं, रिपीटेड भी हो सकते हैं, टॉपिक वही है, हमको रिवाइज करना है। मेन क्या है, रिविजन करना ज़्यादा जरूरी। पढ़ तो लिए हैं, एमसीक्यूज के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो भी अभी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो लास्ट में पसंद आए तो लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलिए आज का क्वेश्चन चालू करते हैं। पहला है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एनआरएलएम कब चालू हुआ था? 2011 में चालू हुआ था। ठीक है, जो भी चीज समझ आ रहा है उसका पूरा रिकॉल करना है ना। 2011 में चालू हुआ था। इसके अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए कितना प्रतिशत प्राथमिकता प्रदान किया गया है ना। सामान्यतः समूह बनता है, तो समूह में एनआरएलएम में के अंतर्गत जब समूह बनेगा तो दिव्यांगजनों को कितनी प्रतिशत प्राथमिकता, मतलब कितना प्रतिशत उनको प्राथमिकता रिजर्वेशन दिया जाएगा? उसमें 3%। तो दिव्यांगजन के लिए अपने यहाँ कितना है? 3% है। ठीक है दोस्तों, है ना। ये पूछा जा सकता है कि एनआरएलएम में कितनी प्रतिशत प्राथमिकता दिव्यांगजनों को है, तो 3% है। ठीक है, चलिए इसको और आगे अच्छे से क्लियर होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत अधिकतम कितने प्रतिशत तक ब्याज दर निर्धारित किया गया है? ठीक है, तो अगर आप समूह बना के 7% है इसका उत्तर। अगर आप समूह बना के ऋण लेते हैं तो अधिकतम 7% तक ब्याज देना होगा। अगर आपका पुनर्भुगतान का तरीका ठीक है तो आपको कितना? 3% तक, 3% तक सब्सिडी मिल जाएगा, है ना। तो जो देना ही कितना पड़ेगा आपको, सॉरी, 4% तक सब्सिडी मिल सकता है। आपको ब्याज भुगतान 3% करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो सामान्यतः 7% तक ब्याज निर्धारित किया जा सकता है। समूह बनाते हो और ऋण लेते हो तो 7% वार्षिक ब्याज निर्धारित किया जा सकता है अधिकतम। अगर आपका पुनर्भुगतान तरीका ठीक है और सब चीज ठीक है, आपको ब्याज में सब्सिडी मिल रहा है, तो सब्सिडी के बाद आपको 3% ब्याज देना होगा और ब्याज घटते क्रम में लगेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका 7% अधिकतम। चलो तीसरा क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किस वर्ग के सदस्यों को प्राथमिकता दी जाती है? ठीक, तो भैया राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किस वर्ग के सदस्यों को प्राथमिकता दी जाती है? तो आपको पता है, दिव्यांग सदस्यों को 3%, बीपीएल परिवार तो पूरे 100% होने चाहिए, एसटी एससी वर्ग आपको 50% मिल जाएगा, इसी में महिला भी 50% कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत, है ना, सभी वर्गों को प्राथमिकता दी जाती है, सभी वर्गों को। भैया गरीबी दूर करना है, जो गरीब है सब इसके अंतर्गत आएंगे, है ना। अधिकांशतः बीपीएल परिवार से 100% लोगों को लेना है, हर एक परिवार से एक महिला, और पूरे जो है बीपीएल में भी गरीब से अति गरीब होने चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा लाभार्थी समूह में कितनी प्रतिशत महिलाओं का होना आवश्यक है? ठीक है, वैसे तो जो समूह बनेंगे, ठीक है, सामान्यतः जो समूह बनेंगे वो 100% महिलाओं के ही समूह होंगे, और इसमें भी क्या होंगे? बीपीएल परिवार के समूह होंगे, उसमें भी गरीब से अति गरीब, गरीब से अति गरीब। ठीक है, और प्रत्येक बीपीएल परिवार से कितना? प्रत्येक बीपीएल परिवार से कम कितनी महिला? एक महिला होना आवश्यक है। ये कहानी आप पढ़े हो, लेकिन अगर ये फॉलो नहीं हो पाता तो उसमें क्या लिखा गया है? 50% महिला। ठीक है, इसी में एसटी एससी भी मिल जाएगा आपको कहीं। ठीक, 15% अल्पसंख्यक, ठीक है, और 3% दिव्यांगजनों को लेना आवश्यक है। ठीक है, तो ये उसका रेशियो है, आपको ये मिल जाएगा कहीं भी देखने से। ठीक, वैसे तो हम जो पढ़ते हैं तो उसको पता है हमको समूह बनाना है, तो 100% बीपीएल महिलाएं होनी चाहिए और एक परिवार से एक महिलाएं होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 50% महिला होना आवश्यक है।
और एक चीज बता दूं कि भैया अगर ब्लॉक में, है ना, ब्लॉक में जितने भी सब ब्लॉक में गठित समूह में 50% समूह क्या होनी चाहिए, महिला समूह होनी चाहिए। ब्लॉक स्तर पर जितने भी स्वयं सहायता समूह गठित है उसमें कम से कम 50% जो समूह है वो केवल महिलाओं के होने चाहिए। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिलाओं को किस किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो आपको पता है कि महिलाओं को सबसे पहले क्या दिया जाएगा, कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन लोग कुछ काम करेंगे, काम करने के बाद उन लोग अपना पैसा बैंक में रखेंगे, वित्तीय प्रबंध और कृषि, महिला कृषक बना के कृषि से संबंधित भी, तो उनको सभी प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो NRLM है वो दीर्घकालीन प्रोग्राम है और किससे संबंधित है दोस्तों, गरीबी उन्मूलन से। और गरीबी उन्मूलन में भी क्या है, स्थायी रूप से गरीबी दूर करना। स्थायी रूप से गरीबी कैसे दूर होगा जी, स्वरोजगार कराकर। ठीक है, स्वरोजगार कैसे होगा, समूह बना लो, समूह को ऋण मिलेगा, आप अपना रोजगार करो, कुछ काम करो। ठीक है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिलाओं को सभी प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक, अभी हमारे एक दोस्त के यहाँ उसके मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी, तो वहां जो उसने खाना बनवाया वो स्वयं सहायता समूह से बनवाया। अब देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, स्वयं सहायता समूह ऐसे खाना बना के भी अपने समूह का काम चला रही है ना। वैसे ही स्वयं सहायता समूह द्वारा बहुत से काम किए जाते हैं। ठीक है, चलिए उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का संचालन किस स्तर पर किया जाता है। आपको पता है कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है वो केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है और दीर्घकालीन योजना है। ठीक है, दीर्घकालीन योजना है और इसका काम क्या है, स्थायी रूप से गरीबी दूर करना, स्थायी रूप से गरीबी दूर करना। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहां है, नई दिल्ली में है। तो NRLM राष्ट्रीय स्तर पर चलने वाली योजना है जिस पर आंशिक रूप से, है ना, वर्ल्ड बैंक ने भी धन निवेश किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना का प्रारंभ कब हुआ, यही क्वेश्चन अगर डायरेक्ट पूछ देगा, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि योजना चलती थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, यह प्रारंभ हुई थी 1 अप्रैल 1999 को। इसी का अपडेट वर्जन लाया गया NRLM कब, 3 जून 2011 को। ठीक है, इसी का नाम क्या कर दिया गया, दीनदयाल अंत्योदय योजना, कब, 29 मार्च 2016 को। यही योजना छत्तीसगढ़ में चलती है बिहान के नाम से। किसके नाम से, बिहान के नाम से। कब से, 1 अप्रैल 2013 से। अब आपको पता है कि NRLM का नाम बदलकर 29 मार्च 2016 को क्या किया गया, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना कर दिया गया। तो देखो दोस्तों, पूरा एक बार में रिवाइज हो गया। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन से हमको विचलित नहीं होना है। तो बिल्कुल आपकी गलती नहीं होगी, आपसे गलती नहीं होगी और क्वेश्चन बढ़िया से बनेंगे और नंबर आपको पूरे मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें जो रेशियो है, रेशियो में आज भी लोगों को कंफ्यूजन है, होना भी चाहिए। NRLM द्वारा सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्य में केंद्र और राज्य का व्यय सीमानुपात क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं भैया, देखो इसको आराम से समझो। NRLM बोलता है, ठीक, सामान्य राज्य में, केंद्र राज्य, सामान्य राज्य में बोलता है कि भैया 75% पैसा केंद्र लगाएगा, 25% पैसा राज्य लगाएगा, है ना। सिक्किम प्लस पूर्वोत्तर राज्य में 90% पैसा केंद्र लगाएगा, 10% पैसा राज्य लगाएगा। उसके बाद किसमें, आपके केंद्र शासित प्रदेश में पूरा 100% पैसा कौन लगाएगा, केंद्र सरकार लगाएगा, केंद्र शासित प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में योजना चलती है, इसी का नाम क्या है, बिहान। बिहान मतलब नया सवेरा। छत्तीसगढ़ में प्रशासकीय प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि हमको NRLM के तहत केंद्र से 60% पैसा मिलता है और राज्य से 40%। ठीक है, तो अब बोल रहा है यहाँ पे सिक्किम सहित पूर्वोत्तर, तो अपने को सीधा सीधा यहाँ आंसर लगा देना चाहिए, है ना, कितना, 90:10, क्योंकि NRLM में सामान्य राज्य में केंद्र और राज्य का अनुपात है 75 और 25। केंद्र सरकार 75% पैसा लगाएगी,
राज्य सरकार 25%। सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्य में केंद्र सरकार 90% पैसा लगाएगी, राज्य सरकार 10%। अगर केंद्र शासित प्रदेश हो गया तो पूरा पैसा केंद्र सरकार लगाएगी। हमारे यहाँ 2015-16 के शासकीय प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि हमको एनआरएलएम के तहत, बिहान योजना के तहत व्यय अनुपात क्या मिलता है? छत्तीसगढ़ के प्रतिवेदन के अनुसार 60:40। केंद्र सरकार 60 रुपए देती है, राज्य सरकार 40 रुपए लगाती है। अगर बिहान योजना बोल दिया तो आपको 60-40 लेना है, एनआरएलएम बोलेगा तो ऊपर वाला डेटा लेना है। यहाँ एनआरएलएम बोला है, सिक्किम बोला है, तो अनुपात होगा 90:10। तो ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ये किसी स्टूडेंट का एक कमेंट भी था, है ना, डाउट था, वो भी अभी क्लियर हो जाना चाहिए। एनआरएलएम योजना का संचालन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ? कौन से प्रधानमंत्री थे? तो आपको पता है 2011 में ये चालू हुआ है और 2011 में थे मनमोहन सिंह। कौन थे? मनमोहन सिंह जी थे। ठीक है, क्या आपके प्रधानमंत्री। ठीक, चलिए ऑप्शन मनमोहन सिंह भी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आरटीआई 2005 से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है, पूरा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, चलो, आरटीआई विधेयक 11 मई 2015 को लोकसभा में पारित हुआ। लोकसभा में 11 मई 2015 को पारित हुआ, हाँ भाई हुआ। राज्यसभा में अगले दिन 12 मई 2015 को पारित हो गया, है ना। उसके बाद इसको सिग्नेचर राष्ट्रपति ने 15 जून 2005 को हस्ताक्षर किया। ठीक है, और यह विधेयक 1 जनवरी 2015 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। नहीं, ये कब प्रस्तुत किया गया था? 23 दिसंबर। कब प्रस्तुत किया गया था? 23 दिसंबर 2004 को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, कहानी सुन लो, है ना। 23 दिसंबर 2004 को कांग्रेस बोली थी जब हम जीतेंगे तो आरटीआई लाएंगे, तो 23 दिसंबर 2004 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया आरटीआई विधेयक। अब ये क्या हुआ, लोकसभा में पास ना होकर इसमें कुछ विवाद हुआ और ये चले गया समिति, स्थायी समिति के पास। जब कोई हम विधेयक प्रस्तुत करते हैं और उसमें कोई विवाद होता है या कुछ लफड़ा होता है तो उस विधेयक को कहां भेज देते हैं? स्थायी समिति, प्रवर समिति के पास। वो विधेयक को पूरा जांच करती है और वापस सदन में रखवाती है। तो विधेयक चले गया था कहां? स्थायी समिति के पास। स्थायी समिति ने 10 तारीख को विधेयक वापस किया, 11 तारीख को विधेयक 11 मई 2005 को लोकसभा में पास हो गया। अगले दिन 12 मई 2005 को राज्यसभा में पास हो गया। 15 जून को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया और बोला मेरे हस्ताक्षर करने के 120 दिन के भीतर इसको लागू करना है। तो जब यह हस्ताक्षर हुआ 15 जून को, उसके बाद कब? 12 अक्टूबर को, है ना, 12 अक्टूबर को 2005 को इसको क्या कर दिए? संपूर्ण भारत में लागू कर दिए। ठीक है, तो इसमें गलत क्या है? असत्य कथन। असत्य कथन है ऑप्शन डी, है ना, ऑप्शन डी असत्य है। ठीक है, ये प्रस्तुत कब किया गया था लोकसभा में? पहली बार 23 दिसंबर 2004 को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, चलिए बाकी ऊपर के डेट सही है। अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, धारा 11। धारा 11 में किसके संबंध में प्रावधान है? पहले बता दूं, धारा 11 में है पर व्यक्ति। किसके? पर व्यक्ति। ठीक है, और इसकी परिभाषा कौन से धारा में दी गई है? धारा 2N में। 2N में पर व्यक्ति की परिभाषा है। एन से न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब वो आदमी जो ना तो सूचना देने वाला है और ना सूचना लेने वाला, ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं? पर व्यक्ति। ठीक है, पर व्यक्ति। अगर आप पर व्यक्ति के संबंध में अगर आप सूचना मांगते हो तो क्या होगा? पूरी प्रक्रिया देख लीजिए, है ना। पर व्यक्ति के संबंध में सूचना मांगी जाती है तो आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 5 दिन के भीतर उस व्यक्ति को सूचित किया जाएगा। अगर आप सूचना अधिकारी को पर व्यक्ति के संबंध में सूचना मांगते हो तो आपका आवेदन उसको जब मिलेगा उससे 5 दिन के भीतर आप जिसके संबंध में सूचना चाहते हो उस आदमी को बताएगा कि तेरे लिए सूचना मांग रहे हैं। अब वो आदमी को पता चल गया कि मेरे लिए सूचना मांग रहे हैं, जिस दिन सूचना मांग रहे हैं उसके 10 दिन के भीतर वो वापस सूचित करेगा किसको? सूचना अधिकारी को, कि भैया सूचना दे दो या ना दो। ठीक है, तो 5 दिन, जिस दिन सूचना अधिकारी को आवेदन मिलेगा उसके 5 दिन के भीतर पर व्यक्ति को सूचित किया जाएगा। पर व्यक्ति को सूचना मिलने के 10 दिन के भीतर वो वापस सूचना अधिकारी को सूचित करेगा। अब सूचना अधिकारी को सूचित करने के 40 दिन के भीतर सूचना अधिकारी यह डिसाइड करेगा कि सूचना देनी है या नहीं। तो पर व्यक्ति के संबंध में 40 दिन में सूचना प्राप्त होती है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता रहेगा तो 48 घंटे में, नहीं तो सामान्यतः 30 दिनों में सूचना प्राप्त होती है। ये सब आप पढ़े हो तो इसमें असत्य बोल रहे हैं, तो उपरोक्त में से कोई असत्य नहीं है, सभी सत्य है। अगर आप पर व्यक्ति के संबंध में सूचना मांगते हैं तो आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 5 दिन के भीतर पर व्यक्ति को सूचित किया जाएगा।
पर व्यक्ति को सूचना मिलने के 10 दिन के भीतर वो वापस सूचना अधिकारी को सूचित करेगा। सूचना अधिकारी को सूचना मिलने के 40 दिन के भीतर वो डिसाइड करेगा कि सूचना दी जाए या नहीं। तो ऑप्शन सही है। पर व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, पूछ सकता है ना। पर व्यक्ति के बारे में ये पूरा प्रावधान है धारा 11 में, लेकिन परिभाषा दी गई है धारा 2F में। चलिए अब सुमेलित कीजिए धारा, आरटीआई की धारा सुमेलित कीजिए। धारा 2F, 2N, 2E, 2J आपको पता है, अभी पढ़े। 2N क्या है? पर व्यक्ति। 2N क्या है? न्यूट्रल, पर व्यक्ति। ठीक है। उसके बाद धारा 2J, 2J क्या है? सक्षम प्राधिकारी। धारा 2J क्या, नहीं 2J क्या है? सूचना का अधिकार। धारा 2J क्या है? सूचना का अधिकार। 2E क्या है? सक्षम प्राधिकारी, है ना। और 2F में क्या दिया है? सूचना की परिभाषा। ठीक है, तो ये आपका जोड़ी है। 2F में सूचना की परिभाषा, सूचना क्या होगा? ठीक है, कोई भी दस्तावेज सूचना के रूप में मानी जाएगी। ठीक है। 2N पर व्यक्ति, वो व्यक्ति जो ना तो सूचना देने वाला है, ना सूचना लेने वाला। ठीक है। 2E सक्षम प्राधिकारी, वो अधिकारी जो सूचना को बना के रखेगा, सूचना को व्यवस्थित रखेगा, वो सक्षम प्राधिकारी कराएगा। पूरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सक्षम प्राधिकारी कहलाते हैं। सूचना का अधिकार, है ना। सूचना का अधिकार मतलब कि आपको सूचना मांगने का अधिकार है। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया इसका। तो भैया ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4, ऑप्शन सी इसमें सही है। ये पूरी परिभाषा है दोस्तों। परिभाषा वाले आर्टिकल आपको याद होने चाहिए, ये पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा, है ना। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत किसानों से कितने रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी की जा रही है? ठीक है, तो आपको पता है राज्य सरकार कृषक उन्नति योजना के तहत 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीद रही है। ठीक है। धान खरीदी चालू कब से हुआ है? 14 नवंबर से हुआ था। कब? 31 जनवरी तक। ठीक है, 31 जनवरी तक। कितने धान खरीदी केंद्र बनाए गए थे? 2739। कितने किसानों ने धान भेजा है? 27.74 लाख। कितनी धान खरीदी की गई है? 149.25 लाख मैट्रिक टन। ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा खरीदी कहां की गई है? महासमुंद में। ठीक है, सबसे ज्यादा खरीदी महासमुंद में की गई है। हमारे यहाँ कितनी प्राथमिक कृषि साख समिति है? 2058। हमारे यहाँ, है ना, कंप्यूटरीकरण कब किया गया? धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण 2007-8 से किया गया है। वो केंद्र जहां कंप्यूटरीकरण नहीं हुआ वहां धान खरीदी नहीं की जाएगी। तो ये पूरा डिटेल हो गया दोस्तों धान खरीदी का। और कितने में? 3100 रुपए क्विंटल। प्रति क्विंटल कितना ले रहे हैं? 21 क्विंटल। प्रति क्विंटल कितना ले रहे हैं? 21 क्विंटल। धान खरीदी के लिए हमारे यहाँ संस्था कौन है? मार्कफेड है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, ये धान खरीदती है। मक्का कौन खरीदता है? नान खरीदता है, नागरिक आपूर्ति निगम। ठीक है। चलिए, धान के लिए समर्थन मूल्य क्या था? 2300 और 2320 रुपए। ठीक, चलिए, तो ये हो गया पूरा, एक बार में कहानी खत्म दोस्तों, है ना। यही हमारे क्वेश्चन की, यही हमारे इस सीरीज की क्वालिटी है कि हम डिस्कशन करेंगे, बोल बोल के चीजों को इतना पानी कर देंगे कि जिसकी हद नहीं है। मतलब कोई रात को 2 बजे भी उठा के पूछे क्या है इसका आंसर, तो गलत नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलो एक बात डिस्कस करते हैं आपसे। आज मैंने पेपर में पढ़ा कि लगभग 4000 सरकारी स्कूल युक्तियुक्तकरण के कारण बंद हो जाएंगे। ठीक है, और लगभग 35,000 शिक्षकों के पद रिक्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो देखो, एक और सरकार बात करती है सुशासन की, मैं आपसे राय जानना चाहूंगा एजुकेशन बढ़ाने की। सरकार स्कूल बंद कर रही है, शिक्षक के पद कम कर रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बोलते उनको लगता है कि जरूरत से ज्यादा शिक्षक है। और एक और सरकार लगभग 80 नए शराब दुकान खोल रही है। समझ रहे हो? 80 नए शराब दुकान खुल रहे हैं और स्कूल बंद हो रहा है। और ऐसे हम बनने जा रहे हैं विश्व गुरु। ठीक है, एक कहावत था ना, जिस दिन जूते चप्पल शोरूम में बिकेंगे और पुस्तकें फुटपाथ में बिकेंगी, ठीक है, उस दिन ज्ञान की वैल्यू खत्म हो चुकी होगी। तो वही चीज है, आज देख लीजिए, है ना, शिक्षक भर्ती में तो इतने लफड़े चल ही रहे हैं, पुरानी भर्ती भी कंप्लीट नहीं हो पा रही है। ठीक, और यहाँ पे सरकार शराब दुकान खोल रही है और स्कूलों को बंद कर रही है और बताती है कि भैया हम अच्छी सरकार चला रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज बताओ, है ना, ये काम के ऊपर बात कर रहे हैं, सरकार कोई भी हो, हम काम के ऊपर बात कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी योजना थी, ठीक है, आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। उससे क्या हुआ था कि गरीब तबके के लोग के बच्चे भी अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने के लिए उतारू थे, है ना, काफी एडमिशन हुए। और उस समय जो महंगे प्राइवेट अंग्रेजी माध्यम बहुत से स्कूल थे वो बंद भी हुए। क्यों? क्योंकि सबने कहा सरकारी स्कूल में आ गए पढ़ने के लिए। ठीक है, लेकिन यहां सरकार क्या कर रही है?
कि स्कूल वापस बंद कर रही है। अब स्कूल वापस बंद कर रही है, फिर से प्राइवेट विद्यालय खुलेंगे और आप पढ़ा पाओगे अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालयों पे। ठीक है, तो कुल मिला के शिक्षा का क्या हो रहा है, बाजारीकरण हो रहा है। सरकार शिक्षा से हाथ खींच रही है। ठीक है, तो इसके खिलाफ जरूर होना चाहिए। और शिक्षक भर्ती वालों को तो अब एकजुट होना ही चाहिए। अब शिक्षक भर्ती वालों को एकजुट होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बात मतलब डाइजेस्टेबल नहीं है कि आप शराब दुकान खोल लो लेकिन आप स्कूल बंद कर लो। ठीक, बोलते हैं 60 बच्चों में एक टीचर और एक प्रधान पाठक होंगे। आप स्कूल के टीचरों से पढ़ाने के अलावा सब काम करते हो, जनगणना कर लो, उसके बाद नाम जुड़वा लो, उसके बाद आईडी बनवा लो, उसके बाद ये करवा लो। तो 60 बच्चों में 2 शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे बताओ। और एक ही शिक्षक पूरा सब्जेक्ट पढ़ाएगा, एक में 30 बच्चों के साथ एक में 30 बच्चों के साथ एक। और आप बोलते हो हम शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाएंगे, हम एनईपी 2020 का पालन करेंगे। ऐसे कहां से पालन होगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और उठनी भी चाहिए। ठीक, और ये जो है ना फोकट में पैसा बांटना, ये जब तक बंद नहीं करेगी तब तक भर्ती नहीं हो पाएगा। पैसा तो पूरा फोकट में बांटने में चल जा रहा है। ठीक है, तो हमको भी समझना चाहिए कि हमको भैया फोकट में पैसा नहीं चाहिए, हमको चाहिए हमारे बच्चों के लिए रोजगार, हमारे लिए रोजगार। आप हमको रोजगार दो, हम खुद पैसा कमा लेंगे। ठीक है, तो इस चीज पर विचार करिए। और आपसे बात इसलिए साझा की जा रही है क्योंकि आप ही के खिलाफ कार्रवाई हो गई है यहाँ पे, है ना। आप ही की वैकेंसी को खत्म किया जा रहा है। ठीक है ना, तो आप जब अगले बार वोट दो तो बहुत सोच समझ के दो, पार्टी से ऊपर, है ना, विजन को वोट दो। ठीक है, कि कौन कैसा काम करता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। ठीक, तो यहां पे क्या होगा, 3100 रुपए क्विंटल होगा। ठीक है, चलिए, सूखे से निपटने के लिए योजना किस स्तर पर तैयार की जाती है। पंचायती राज का क्वेश्चन है। आपको पता है सूखे से या कोई भी आपदा से निपटने के लिए योजना हमेशा जनपद पंचायत स्तर पर तैयार की जाती है। किस पर, जनपद पंचायत। जनपद पंचायत कहां होगा, विकास खंड में। और ये योजना कौन तैयार करता है, शिक्षा समिति। किसमें आएगा ये, शिक्षा समिति के अंतर्गत आएगा। किसमें आएगा, शिक्षा समिति के अंतर्गत। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, ग्राम पंचायत में कोई भी आपदा आएगी उसके लिए जो योजना बनेगी वो जनपद पंचायत स्तर पर बनेगी। और कौन करेगा उसका क्रियान्वयन, शिक्षा समिति करेगी, गांव में भी और जनपद स्तर पर भी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मिलाप परियोजना, मिलाप योजना, मिलाप योजना के संबंध में कथन, सही कथन क्या है बताइए, सही कथन क्या है। आपको पता है जब कोरोना आया तो हमारे यहाँ जो लोग बाहर कमाने खाने गए थे सबका काम बंद हो गया, सब वापस आ गए। अब वापस आ गए तो यहाँ का क्या काम करे, तो जो कोरोना से वापस आए मजदूरों थे ना, उनके लिए मिलाप परियोजना, किसके लिए, आजीविका विकास हेतु, उनके आजीविका विकास हेतु मिलाप परियोजना प्रारंभ की गई। और ये परियोजना छत्तीसगढ़ के जो जिले राजनांदगांव और कवर्धा, जो उधर पश्चिम क्षेत्र में, दोनों जिलों के 7 विकास खंडों में चलाया गया। ऑप्शन सी 1 और 2 सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी योजना, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। मिलाप परियोजना किसमें, जो कोरोना से वापस आए थे उन लोगों के लिए चलाया गया, 2 जिलों में, राजनांदगांव और कबीरधाम में। ठीक है, चलिए मनरेगा का क्वेश्चन आ गया। बेरोजगारी भत्ते के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। आपको पता है कि मनरेगा में अगर आप काम मांगते हो तो काम मांगने जाओगे ना तो आपको एक रसीद, तारीख युक्त रसीद देगा। ये चीज मैंने नहीं बताया है। अगर आप काम के लिए आवेदन करोगे, कहां करोगे, ग्राम पंचायत में। काम के लिए आवेदन कहां करोगे, ग्राम पंचायत में। ग्राम पंचायत में जब आप आवेदन करोगे तो उस दिन का आपको तारीख युक्त एक रसीद देगा। ठीक है, उस रसीद में जो भी तारीख रहेगी उससे 15 दिन के भीतर आपको काम देना जरूरी है। अगर 15 दिन के भीतर आपको काम नहीं मिला तो 15 दिन समाप्त होने के बाद पहले 30 दिन तक, प्रथम 30 दिन तक आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। कितना, दैनिक मजदूरी का 1/4 भाग। अब 1 महीना बीत जाने के बाद भी आपको काम नहीं मिला है तो अगले 30 दिन तक फिर से आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। कितना, दैनिक मजदूरी का 1/2 भाग। और ये बेरोजगारी भत्ता कौन देगा आपको, ये जो बेरोजगारी भत्ता देगा आपको राज्य सरकार देगी। ठीक है, बेरोजगारी भत्ता अधिनियम कब से चालू किया गया है, 2013 से। ठीक है, चलिए तो पूरा इसमें डिटेल पढ़ लिए अपन, है ना। याद रखना कि जब आप काम मांगने जाओगे तो आपको तारीख युक्त रसीद मिलेगी। ठीक है, यदि मनरेगा योजना के अधीन नियोजन के लिए किसी आवेदक को नियोजन चाहने वाले उसके आवेदन प्राप्ति से 15 दिन के भीतर काम नहीं दिया गया तो बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा। हाँ भाई होगा, है ना। दैनिक बेरोजगारी भत्ते की दर वित्तीय वर्ष के दौरान पहले 30 दिनों के लिए 1/4 होगी, लेकिन यहां लिखा है 1/2, तो ये गलत हो गया।
है ना, ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, बेरोजगारी भत्ते का भुगतान केंद्र सरकार नहीं भैया, राज्य सरकार द्वारा। याद रखना, बेरोजगारी भत्ते और मातृत्व भत्ते का भुगतान किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य सरकार द्वारा। दोस्तों, हमारी संस्था के द्वारा एडीओ, एडीआई, आबकारी आरक्षक, प्रयोगशाला परिचारक और शिक्षक पात्रता परीक्षा की भी क्लास आयोजित की जा रही है। अगर आप क्लास के संबंध में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो संस्था के दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी संस्था के द्वारा टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किए गए हैं, आप उसके लिए भी मोबाइल नंबर में बात करके संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर से योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ बने रहिए। तो ऑप्शन 2 और 3 गलत है, सही नहीं है मतलब गलत है पूछ रहा है, तो ऑप्शन 2 और 3 गलत है। याद रखिए, बेरोजगारी भत्ते का भुगतान राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, 2013 से किया जा रहा है ना? 2013 ही है ना? कमेंट करके बताइए कब से है, 2011 है कि 2013 है, बताइए। ठीक है, मातृत्व भत्ते का तो 2013 से किया जा रहा है। ठीक, मातृत्व भत्ता और बेरोजगारी भत्ता दोनों कौन देता है? दोनों राज्य सरकार देती है। ठीक है, बेरोजगारी भत्ता प्रथम 30 दिन के लिए 1/4, अगले 30 दिन के लिए 1/2। ठीक है, काम मांगने के 15 दिन तक काम नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता। चलो अगला देख लेते हैं। महतारी वंदन योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? महतारी वंदन योजना बहुत बड़ी योजना है, इसी के कारण भर्ती नहीं हो पा रही है। ठीक है, हर 70 लाख लोगों को 1,000 रुपए हर दिन देना है, हर महीने देना है। सोचो कितना पैसा हो जाता है। यह योजना 1 मार्च 2024 से लागू हुई। हाँ, और प्रथम किस्त कब आई जी? प्रथम किस्त 10 मार्च को आई। प्रथम किस्त कब आई? 10 मार्च को। ठीक है, उसके बाद विवाहित महिला जो छत्तीसगढ़ की निवासी है उनको मिलेगा। महतारी मतलब विवाहित महिलाओं को ही मिले जाएगा। ठीक है, आवेदन कैलेंडर वर्ष, जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है उस दिन 1 जनवरी को आयु 18 वर्ष से कम ना हो। आयु भैया 21 वर्ष से कम ना हो। क्या हो? 21 वर्ष। ठीक है, महतारी वंदन योजना, ठीक है, छत्तीसगढ़ की स्थायी निवासी माताओं बहनों को जिनका विवाह हो चुका है उनको मिलेगा प्रति माह 1,000 रुपए। योजना चालू हुई 1 मार्च 2024 से, है ना? उसके बाद प्रथम किस्त आया 10 मार्च को। ठीक, योजना के लिए पात्र कौन है? वो महिला जो जब फॉर्म भर रही है 1 जनवरी को, उसकी आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। और ये योजना उन महिलाओं को भी मिलेगा जो विधवा है, तलाकशुदा है और परित्यक्ता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी गलत है। इसमें गलत क्या है? ऑप्शन सी गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी गलत है, बाकी सब सही है। चलिए, अब राशन कार्ड से भी संबंधित पढ़ लेते हैं, है ना? हमारे यहाँ का जो पीडीएस सिस्टम है, खाद्य सुरक्षा कानून, हमारे यहाँ 2012 में ही लागू हो गया था। हमारे यहाँ की कानून को केंद्र सरकार ने अपनाया है। खाद्य सुरक्षा कानून प्रदान करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य था। बहुत गर्व की बात है ये। ठीक है, तो भैया हमारे यहाँ क्या क्या मिलता है वो देख लीजिए। चने की पात्रता राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में एवं माडा क्षेत्र में निवास करने वाले समस्त अंत्योदय एवं प्राथमिकता वाले राशन कार्ड परिवारों को होगी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है। देखिए, हमारे यहाँ अनुसूचित क्षेत्र में और माडा क्षेत्र, माडा मतलब वो क्षेत्र जहां जनजातियों की संख्या बहुत हो, ऐसे क्षेत्र में हमारे यहाँ जो अनुसूचित क्षेत्र है ना, बस्तर में चना मिलता है। क्या मिलता है? चना। प्रोटीन के लिए उनको क्या मिलता है? चना मिलता है। ठीक है, चना मिलेगा। ठीक, उपरोक्त सामग्री के अतिरिक्त अंत्योदय और प्राथमिकता वाले राशन कार्ड को प्रति राशन कार्ड 17 रुपए किलो की दर से शक्कर भी मिलता है। हमारे यहाँ अंत्योदय और प्राथमिकता वाले कार्ड को शक्कर भी मिलता है, वो तो हमारे यहाँ भी मिलता है। ठीक है, उसके बाद बस्तर संभाग में शक्कर की जगह क्या मिलता है? गुड़ मिलता है। क्या मिलता है? गुड़ मिलता है 17 रुपए में, है ना? 1 किलो गुड़, है ना? तो यहाँ 2 किलो गुड़ मिलेगा। ठीक है, चलिए, 17 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 2 किलो गुड़ मिलेगा, ये भी सही है। अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवार को, राशन कार्ड धारियों को क्या मिलता है? केरोसिन भी मिलता है। जब मिट्टी तेल आता है तो वो भी मिलता है। तो ऑप्शन डी सभी सही है। ये ऑप्शन डी सभी सही है। ये जो क्वेश्चन बनाया गया है डायरेक्ट कहां से बनाया गया है? शासकीय प्रतिवेदन से डायरेक्ट। ये लाइन सब एक के बाद एक लिखी गई है। ठीक है, आप अगर 2024-25 का प्रशासकीय प्रतिवेदन देखेंगे, उसमें अगर आप कौन से पार्ट में जाएंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के, तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, उसमें पूरा दिया रहेगा। परिवार कौन से होते हैं? अंत्योदय परिवार होते हैं, प्राथमिकता वाले होते हैं, एकल निराश्रित होते हैं, ठीक है, निःशक्त जन परिवार होते हैं, और क्या होते हैं? सामान्य परिवार। तो जो सबसे फायदे वाला है वो अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवार ही हैं, है ना? अंत्योदय को 35 किलो एक मुश्त चावल मिलता है, प्राथमिकता वाले को
एक सदस्य पे 10 किलो, दो सदस्य पे एक सदस्य पे 10 किलो, 2 से 5 सदस्य पे आपको कितना मिलेगा जी? 35 किलो। और उसके बाद प्रति सदस्य बढ़ते जाएंगे तो हर सदस्य पे 7 किलो चावल मिलेगा। ठीक है। और क्या मिलता है? इनको शक्कर मिलता है शहर क्षेत्र में, गांव क्षेत्र में गुड़ मिलता है। ठीक है। चना गांव क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्रों में मिलता है। ठीक है। तो ये सब चीजें मिलती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन डी। इसमें कुछ कुछ मैं और बता देता हूं आपको। ठीक है। हमारे यहां वर्तमान में कुल कितनी राशन दुकानें हैं? कुल 13,869 राशन दुकान है। हमारे यहाँ उचित मूल्य की दुकानें कितनी है? 13,869। ये डेटा आपको याद होना चाहिए, जिसमें कितना 79.61 लाख राशन कार्ड है हमारे यहाँ। 79.61 लाख राशन कार्ड अभी प्रचलित है जिन पर राशन दिया जा रहा है, जिसमें सर्वाधिक सर्वाधिक कौन सा राशन कार्ड है? सर्वाधिक आपका राशन कार्ड है प्राथमिकता वाला परिवार। 55.38 लाख राशन कार्ड क्या है? प्राथमिकता वाले हैं। सबसे ज्यादा राशन कार्ड है, लगभग 8 लाख सामान्य राशन कार्ड है जिनको 10 रुपए प्रति किलो चावल मिलता है। ठीक है। तो भैया ये पीडीएस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है ना। तो अभी हमारे यहाँ राशन कार्ड कितने हैं? 13,879 है ना टोटल। सॉरी, हमारे यहाँ भी राशन दुकान कितने हैं जहां से राशन बट रहा है? 13,879। राशन कार्ड कितने हैं? 79.61 लाख। ठीक है। जिसमें सबसे ज्यादा राशन कार्ड कौन सा है? 55.38 लाख प्राथमिकता वाला राशन कार्ड, जिसमें 7 किलो प्रति व्यक्ति चावल मिलता है। एक व्यक्ति रहेगा 10 किलो, 2 से 5 रहेंगे तो 35 किलो, और 5 से अधिक बढ़ेंगे तो पर्सन 7 किलो मिलेगा। ठीक है। चलिए, ये पूछा जा चुका है। चना और गुड़ अनुसूचित क्षेत्रों में ही मिलता है, सामान्य क्षेत्र में शक्कर मिलता है। ठीक है। और पूरी सुविधा मिलती है अंत्योदय और प्राथमिकता वाले राशन कार्ड को। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। महात्मा गांधी नरेगा के तहत किस प्रकार के हितग्राही प्राप्त है? एमजी नरेगा के तहत किस प्रकार के हितग्राही? आपको पता है ग्रामीण क्षेत्र में अकुशल मजदूरों को क्या मिलता है? मनरेगा में काम मिलता है। अगर मजदूर कुशल हो जाएंगे तो उनको मनरेगा में काम नहीं मिलेगा, उनको स्वरोजगार कराया जाएगा। कुशल करने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? उन्नति योजना और प्रोजेक्ट लाइफ मनरेगा। ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 18 से अधिक वर्ष के अकुशल श्रमिक को जो कार्य करना चाहते हैं। ठीक है। चलिए, एक सीआरपी दल चक्र में कितने दिनों तक गांव में मिशन का कार्य एक सीआरपी दल एक चक्र में कितने दिनों तक गांव में मिशन का कार्य संपादित करते हैं? तो आपको पता है एक सीआरपी चक्र कम्युनिटी रिसोर्स प्रोग्राम होता है, शायद इसका फुल फॉर्म। एक सीआरपी दल 30 दिन का चक्र होता है। एक सीआरपी दल का चक्र कितने का होता है? 30 दिन का, जिसमें 15 दिन एक गांव में, फिर 15 दिन दूसरे गांव में। दल में कितने लोग होते हैं? 5 लोग। कई जगह आपको 4 भी मिलेगा। दल में होते हैं 5 लोग, जिसमें 3 क्या होगी? सक्रिय महिला होगी, है ना, और 2 क्या होंगे? पुस्तक संचालक होंगे। ठीक है। 3 सक्रिय महिला होगी और 2 क्या होंगे? संसाधन पुस्तक संचालक होंगे। 5 लोग होंगे। इन लोग का 30 दिन का जो टर्नओवर रहेगा, 30 दिन का जो ड्यूरेशन रहेगा, उसमें 15 दिन एक गांव में काम करेंगे, 15 दिन एक गांव में। अब इनका काम क्या है? इनका काम है एनआरएलएम को क्रियान्वित करना, एनआरएलएम के तहत स्वयं सहायता समूह बनाना। यही दल सीआरपी दल जाता है स्वयं सहायता समूह बनाने। 15 दिन में जिस गांव में काम करेंगे ना, वहां कितना 6 नए स्वयं सहायता समूह बनाएंगे और 2 पुराने स्वयं सहायता समूह को जीवित करेंगे। फिर दूसरे गांव जाएंगे, वहां भी 15 दिन में 6 नए स्वयं सहायता समूह बनाएंगे और 2 पुराने स्वयं सहायता को जीवित करेंगे। तो भैया एनआरएलएम के तहत स्वयं सहायता समूह बनाना और योजना के कार्यान्वयन का कार्य ये सीआरपी दल ही करता है। और सीआरपी दल में कौन होता है? 5 लोग होते हैं, जिसमें 3 सक्रिय महिला और 2 पुस्तक संचालक होंगे। इन लोग 15 दिन काम करेंगे, गांव में जानकारी उपलब्ध करा के, गांव में पूरा आपका क्या बोलेंगे जी, जागरूकता फैला के, है ना। 6 नए स्वयं सहायता समूह बनाएंगे, 2 पुराने को पुनर्गठित करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया, 30 दिन का चक्र होता है, 15 दिन एक गांव में, 15 दिन एक गांव में। इन्हीं लोगों को बस क्या होगा? काम करने का अलग से मानदेय दिया जाएगा। इनकी ट्रेनिंग होती है और इनको काम करने का अलग से मानदेय दिया जाएगा। ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए रिवाइज कराया जा रहा है। चक्रीय निधि के तहत है ना स्वयं सहायता समूह को कितनी राशि प्राप्त होती है? तो 1 लाख रुपए का क्वेश्चन ही आएगा ही आएगा। अधिकतम 15,000 रुपए होती है ना। अधिकतम कितना? 15,000 रुपए। और ये चक्रीय निधि किसको मिलता है? ये एसएचजी है, एसएचजी। और ये चक्रीय निधि किसको मिलता है? एसएचजी को मिलता है। ये चक्रीय निधि एसएचजी के लिए क्या है? अनुदान है। क्या है? अनुदान। और ये सदस्यों के लिए क्या है? सदस्यों के लिए ऋण है। तो सदस्य ऋण वापस करेंगे किसको? एसएचजी को। तो ये याद रखिए, चक्रीय निधि एसएचजी के लिए अनुदान है और सदस्यों के लिए ऋण है। तो एसएचजी के पास ये पैसा रहेगा, एसएचजी किसी को वापस नहीं करेगा। सदस्यों के लिए ऋण है तो सदस्य ये पैसा एक समय में कहा? एसएचजी को वापस कर देंगे। तो कितनी राशि प्रदान की जाती है? 15,000। चलिए ये पूछा जाएगा दोस्तों सब, है ना। बिहान योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन पर विचार करिए। ठीक है, तो पता है आपको बिहान योजना के अंतर्गत हमारे यहाँ केंद्र और राज्य का वित्तीय अनुपात कितना है? 60:40 है। ठीक है, पूरे भारत में इस योजना के तहत वित्त पोषण अनुपात सभी राज्यों में समान है? नहीं भैया, सभी राज्यों में समान नहीं है। आपको पता है सामान्य राज्य में 75-25 का अनुपात है, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर में 90-10 का अनुपात है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में 100 का अनुपात है, हमारे यहाँ 60-40 का अनुपात है। समान हुआ क्या? नहीं हुआ। वही क्वेश्चन आ गया, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्य में केंद्र और राज्य का वित्त अनुपात कितना है? 90-10 है। बिल्कुल सही है। सभी कथन सत्य है? नहीं, सभी कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो असत्य कथन पर विचार करिए। असत्य कथन क्या हो गया इसमें? असत्य कथन हो गया बी। असत्य कथन क्या हो गया? बी, सभी राज्यों में समान नहीं है। ठीक है, चलिए क्रांति से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रांति, फसलों की क्रांति, हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे संबंधित है जी? इतना सरल है। योजना अवकाश तीसरी पंचवर्षीय योजना में आया। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, है ना। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से और स्वर्ण क्रांति बागवानी उत्पादन से। इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा देख लीजिए। ठीक है, क्रांति आपको पूरा पढ़ना है भैया, जितने भी प्रकार की क्रांतियां हैं पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो पहले का होगा चौथा, ऑप्शन डी में ही दिख गया पहले का चौथा। पहले का होगा चौथा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और डी का होगा फर्स्ट, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा ही सर, कई बार पूछ चुका है, आगे भी पूछेगा ये, है ना। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत हुई है, जिसमें प्रत्येक परिवार में कम से कम एक बैंकिंग वित्तीय खाता होना चाहिए। ये कौन सा प्रोग्राम है? ये वित्तीय समावेशन का प्रोग्राम है, जो पुराने वित्तीय समावेशन कार्यक्रम स्वाभिमान से अलग है। स्वाभिमान 2000 की जनसंख्या पर बैंक की बात करता था, यहाँ पे ये 1500-1000 की जनसंख्या पर बैंक बनाने की बात करता है। तो ये पुराने स्वाभिमान योजना से अलग है, नया वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है। इसी के तहत अकाउंट खोलने पर रुपए कार्ड भी जारी होते हैं। ठीक है, और प्रधानमंत्री जन धन योजना के खाते के अंतर्गत और सामान्य खाते के भी अंतर्गत बहुत सी योजनाओं का लाभ मिलता है। तो मोदी जी जब आए तो सबसे पहली योजना यही लागू किए थे, प्रधानमंत्री जन धन योजना, 28 अगस्त 2014 को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ किस उम्र की कन्या को प्राप्त होता है? सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ आपको पता है 10 वर्ष तक की कन्या को प्राप्त होगा। ठीक है, कब से चालू हुआ था ये? 22 जनवरी 2015 को ये योजना चालू हुई थी। कहां? आपके हरियाणा से, हरियाणा के पानीपत से। ठीक है, हरियाणा के पानीपत ही होगा मेरे ख्याल से। आप बताइए कमेंट करके कहां से चालू हुई थी? 22 जनवरी 2015 को। अभी इसको 10 साल हो गया। ठीक है, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का हिस्सा है। इसमें क्या होता है, आप कन्या का उम्र 10 साल से कम रहेगा तो उसका एक बैंक खाता खुलवाइए। खाता खुलवाने के 21 साल तक उसमें पैसा जमा, खाता खुलवाने के 21 साल तक वो मैच्योर होगा। खाता खुलवाने के 15 साल तक उसमें आप पैसा जमा कर सकते हैं, है ना। एक साल में मिनिमम 250 रुपए जमा करना है, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए जमा करना है। जो पैसा जमा करोगे वो आयकर से मुक्त होगा, जो ब्याज मिलेगा वो भी आयकर से मुक्त होगा। ठीक है, शादी और आपका उच्च शिक्षा के लिए अधिकतम 50% पैसा आप निकाल सकते हो। उसके बाद और क्या है, एकल खाता होगा। एक परिवार में 2 ही कन्या का खाता खुल सकता है। अगर पहली बेटी सिंगल पैदा हुई है और दूसरी बेटी या जुड़वा पैदा हो गई तो टोटल 3 हो गई, तो तीनों का खाता खुल जाएगा। तो ये इसके प्रावधान है। ठीक है, तो चलिए भैया यहां तक हो गया। 10 वर्ष की कन्या का ही खाता खुलेगा, 10 साल से बड़ी कन्या का खाता नहीं खुलेगा। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन, किस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? तो आपको पता है सिक्किम और गोवा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को क्या हुए थे, बने थे। 5 क्षेत्रीय ग्रामीण का बैंकों का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। इसमें वित्त पोषण अनुपात कितना होता है? केंद्र का 50, प्रायोजक बैंक का 35, राज्य सरकार का 15। ठीक है, कौन सी समिति की सिफारिश पर? नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर, ऑप्शन सी। छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहान योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्य का वित्त पोषण अनुपात कितना है? फिर से आ गया क्वेश्चन, कितना है? 60 और 40। अभी लेटेस्ट पिछले 1-2 वीडियो में कमेंट आए थे कितना है अनुपात, तो देखो भैया 60-40 है। किसमें? आर्थिक सर्वेक्षण में। हमारे आर्थिक सर्वेक्षण में बिहान योजना का वित्त पोषण अनुपात 60-40 है। एनआरएलएम की साइट में जाओगे तो आपको सामान्य राज्य में 75-25 मिलेगा। तो यहाँ बिहान योजना बोला है, छत्तीसगढ़ बोलना है तो 60-40 लगाएंगे। ठीक है, चलिए, हरित क्रांति का नेतृत्व किस वैज्ञानिक ने किया था? भारत में हरित क्रांति के जनक थे आपके एमएस स्वामीनाथन, है ना। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग 1967 में कौन? विलियम गार्ड ने किया। ठीक है, हरित क्रांति को चलाया किसने? हरित क्रांति को चलाया आपके किसने? नॉर्मन बोरलॉग ने। किसने? नॉर्मन बोरलॉग ने चलाया। कहा? मैक्सिको में, है ना। अमेरिका के थे, कार्यक्षेत्र मैक्सिको था। ठीक है, विलियम गॉर्ड ने अपने एक भाषण में हरित क्रांति शब्द का उपयोग किया था। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग, भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन, श्वेत क्रांति के वर्गीस कुरियन। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितने बकरी प्रजनन केंद्र है? बहुत इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ में 3 बकरी प्रजनन केंद्र है, जहां कृत्रिम गर्भाधारण के द्वारा या अन्य विधियों के द्वारा बकरियों की उच्च नस्ल बनाई जाती है और नस्लों के सुधार के लिए काम किया जाता है। प्रजनन केंद्र बोल रहे हैं 3 जगह है। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले आपका है पकरिया। ये कहां आ गया है? गौरेला पेंड्रा मरवाही में। उसके बाद सरोरा, ये कहां है? रायपुर में। ये सब पशु के लिए है। और तीसरा है आपका रामपुर, ये कहां है? कवर्धा में। तो 3 जगह आपके बकरी प्रजनन केंद्र है ना। प्रजनन केंद्रों को भी पढ़ना जरूरी है। 3 जगह बकरी प्रजनन केंद्र है, पकरिया, गौरेला पेंड्रा मरवाही में, सरोरा रायपुर में और रामपुर कवर्धा में। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। काफी अच्छी ये क्लास रही, रिवीजन हो रहा है ना। वीआरएफ फंड, वैल्यू नरेबिलिटी फंड के अंतर्गत कितने रुपए प्रदान किए जाते हैं? तो वैल्यू नरेबिलिटी फंड के अंतर्गत एक मुश्त 1.5 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। किसको प्रदान किया जाता है? ग्राम संगठन को। किसको? ग्राम संगठन को। ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये ग्राम संगठन के लिए क्या होता है? अनुदान होता है। ग्राम संगठन के लिए क्या होता है? अनुदान। तो ग्राम संगठन ये पैसा किसी को वापस नहीं करेगा, अपने पास रखेगा। लेकिन ये एसएसजी के लिए, एसएसजी और उसके सदस्यों के लिए क्या होता है? ये ऋण होता है। क्या होता है? ऋण होता है। ये चीजों को समझिए, अनुदान को कोई वापस नहीं करता, ऋण को वापस करेगा, है ना। वैल्यू नरेबिलिटी फंड मिलता है ग्राम संगठन को 1.5 लाख रुपए, और वो अपने अंदर के एसएसजी को इसको ऋण के रूप में देता है। ऋण एसएसजी सदस्यों को ऋण के रूप में देती है, तो सदस्य और एसएसजी ये पैसा ग्राम संगठन को वापस करेंगे। ऐसे ही रिवॉल्विंग फंड, चक्री निधि, एसएसजी को अनुदान के रूप में प्राप्त होती है। एसएसजी उसको अपने सदस्यों के ऋण के रूप में देखती है और सदस्य उसको वापस एसएसजी को कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही एक आएगा सीआईएफ फंड, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। ये 60,000 रुपए मिलता है छत्तीसगढ़ में। कितना? 60,000 रुपए। बाकी जगह आपका कितना है? 50 से 75 है, 50 से 75, है ना। तो छत्तीसगढ़ में सीआईएफ फंड कितना मिलेगा? 60,000 रुपए। और ये किसको मिलता है? ये संकुल स्तरीय संगठन को मिलता है। किसको? संकुल स्तरीय संगठन को, जिसको बोलते हैं क्लस्टर लेवल फेडरेशन। ये क्लस्टर लेवल फेडरेशन के, हाँ, सीआईएफ फंड के रूप में एक समूह को 60,000 मिलता है जी। सीआईएफ फंड के रूप में एक समूह को 60,000 के रूप में मिलता है, और संकुल स्तरीय संगठन को यह लगभग 2 करोड़ रुपए तक मिलता है। सीआईएफ फंड संकुल स्तरीय संगठन को कितना मिलेगा? 2 करोड़ रुपए तक। और वो प्रति स्वयं सहायता समूह कितना बांटती है? 60,000 रुपए बांटती है। तो ये संकुल स्तरीय संगठन के लिए क्या हुआ? अनुदान हुआ। संकुल स्तरीय संगठन इसको किसी को वापस नहीं करेगी, लेकिन ये ग्राम संगठन, स्वयं सहायता समूह और उसके सदस्यों के लिए क्या है? ऋण है। तो ये पैसा जो है सीआईएफ फंड को, इन लोग किसको वापस करेंगे? वापस संकुल स्तरीय संगठन को करेंगे, है ना। तो स्वयं सहायता समूह को सीआईएफ फंड के रूप में कितना मिलता है? हमारे यहाँ 60,000 रुपए मिलता है।
ठीक है, कौन देता है? संकुल स्तरीय संगठन। और संकुल स्तरीय संगठन को लगभग 1 से 2 करोड़ रुपए मिलता है। तो ये तीनों फंड हो गए। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये क्लास कैसी लगी, कितनी इफेक्टिव रही आपके लिए, है ना? बिल्कुल प्रतिक्रिया दीजिए। कोई भी अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो आप संस्था के दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बने रहिए योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो जरूर पूछिए, हम बने रहेंगे आपके साथ। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। काफी क्लास हो गई। ठीक, चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं जल्दी।